हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में अभी तक हम लोगों ने ये सब समझ लिया था कि एक करंट एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई थी और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम लोग जो है अपनी करंट एपीआईज क्रिएट करते हैं और डेटा स्टोर वगैरह करते हैं। ये सब देखा था। तो अभी तक हम लोगों ने जो उसमें एपीआईज बनाई थी उसमें डेटा जो हम लोग सेव कर रहे थे वो इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चल के ये यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम MySQL डेटाबेस को स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो MySQL डेटाबेस को इंटीग्रेट करने से भी पहले हमको स्प्रिंग डेटा JPA समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। तो जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था हाइबरनेट, उसी तरीके से ये स्प्रिंग डेटा JPA जो है ये भी एक ORM टूल है। बस फ़र्क इतना सा है कि हाइबरनेट थी इम्प्लीमेंटेशन और JPA है स्पेसिफिकेशन। मतलब JPA जो है वो एक स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर खाली इंटरफेसेस हैं। हाइबरनेट क्या है, इसी की इम्प्लीमेंटेशन है। तो बिना देरी के चलो अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले स्प्रिंग डेटा JPA होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ JPA, सबसे पहले ये देखते हैं। JPA इज़ अ जावा स्पेसिफिकेशन API या फिर जकार्टा परसिस्टेंस API कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक API है। अब हम लोगों को पता है कि ये एक तरीके की API, इसके अंदर खाली इंटरफेसेस लिखे गए हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर खाली जो है तुम्हारे स्पेसिफिकेशन है। मतलब JPA जो है वो एक तरीके की स्पेसिफिकेशन है JPA। ठीक है, इसी की इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, वो करता है तुम्हारा हाइबरनेट। ठीक है, तो JPA क्या है, वो तुम्हारी स्पेसिफिकेशन है और हाइबरनेट क्या है, वो तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन है। अब सेकंड चीज़ इसके बाद ये है टू एक्सेस एंड परसिस्ट डेटा बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट ऑब्लिक क्लास एंड रिलेशनल डेटाबेस वी कैन यूज़ JPA। तो जिस तरीके से हम लोग डेटाबेस और क्लास, जो हमारा इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से हम लोग जो है एक क्लास के ऑब्जेक्ट को, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था कि किस तरीके, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग किस तरीके से डेटाबेस के अंदर स्टोर करते थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या यूज़ करना देखा, हम लोगों ने पहले क्या यूज़ करा, हम लोग JDBC यूज़ करते थे। उसमें हम लोग क्वेरीज़ वगैरह यूज़ करते थे, मैनुअली क्वेरी लिखते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ करा, उसके बाद हम लोगों ने हाइबरनेट यूज़ करा। ठीक है, तो जब हम लोग ने हाइबरनेट यूज़ करा तो हम लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिली। उसमें हम लोगों को क्वेरी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसमें हम लोगों को कनेक्शन वगैरह बार बार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब इसके भी आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्प्रिंग डेटा JPA। ठीक है, स्प्रिंग डेटा JPA। ठीक है, तो स्प्रिंग डेटा JPA क्या है, अपॉन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इट फॉलोज द मैकेनिज्म, it has runtime entity manager API and it is responsible for processing queries and transaction. It is responsible for processing queries and transaction on the Java objects again the database. ठीक है, तो जो भी क्वेरीज परफॉर्म होनी होती है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो जो है तुम्हारा स्प्रिंग डेटा JPA करता है। इसके अंदर भी तुम्हें क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर भी तुम क्वेरीज वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिस तरीके से हम लोगों को हाइबरनेट के भी अंदर क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, अब साथ ही साथ तुमको यहाँ पर JPA क्या प्रोवाइड कराता है, JPA तुमको साथ में प्रोवाइड कराता है JPQL, जिसको बोलते हैं जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, विच इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JPA mainly covers persistence in terms of the Java persistence API object relational metadata. Moreover, under the persistence package API is defined. We cannot say that JPA is a framework, but it defines a concept and it is implemented by any framework. तो देखो, जो चीज़ हम तुमको बता रहे थे ये चीज़ वही है। JPA क्या है, JPA एक स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, वी कैन नॉट से दैट JPA इज़ अ फ्रेमवर्क बट इट डिफाइंस अ कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, सिर्फ स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है कि ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग मतलब थर्ड पार्टी टूल जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, JPA क्या थी, हमारी स्पेसिफिकेशन थी। ठीक है, JPA हमारी क्या थी, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन थी। अब इस स्पेसिफिकेशन को हाइबरनेट ने इम्प्लीमेंट कर लिया।
हाइबरनेट एक थर्ड पार्टी टूल है, या फिर आईबैटिस ने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, या फिर किसी और ने इम्प्लीमेंट कर लिया, यहाँ पर n नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हाइबरनेट हम लोगों ने पहले यूज़ करना सीखा, ठीक है। हाइबरनेट क्या है? JPA की इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब JPA के अंदर जो कुछ भी डिफ़ाइन किया गया है उसी चीज़ को हाइबरनेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो JPA क्या है? स्पेसिफिकेशन है, हाइबरनेट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम लोग हाइबरनेट अब की यूज़ नहीं करेंगे, JPA यूज़ करेंगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रिंग डेटा JPA क्या है? वी डोंट नीड टू राइट DDL DML क्वेरीज, मतलब हम लोगों को किसी भी तरह की जो है क्वेरीज वगैरह लिखने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। DDL क्वेरीज हो गई, DML किसी भी तरीके की क्वेरी। इंस्टेड वी कैन मैप बाय यूजिंग XML एनोटेशंस, ठीक है। JPQL इज़ यूज्ड एंड सिंस इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी नेटिव SQL टेबल, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस एंड फिल्टरिंग एक्सप्रेशंस, ऑल आर हैंडल्ड वाया JPQL ओनली। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि हाइबरनेट में हमारे पास जो है हाइबरनेट में क्या होता है, हम लोगों ने जब हाइबरनेट पढ़ी थी तो हाइबरनेट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास HQL था, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। उसी तरीके से अभी हम जब JPA पढ़ रहे हैं तो JPA में हमारे पास है JPQL, ठीक है, जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो JPA का हाइबरनेट का यूज़ करके हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अगर हमें नेटिव क्वेरी लिखनी है, नेटिव क्वेरी का मतलब जैसे जो सेलेक्ट स्टार वाली जो हमारा पुराना ट्रेडिशन था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम ऐसे ऐसे करके, तो नेटिव क्वेरी अगर लिखनी है तो हम लोग HQL का यूज़ करते थे। उसी तरीके से JPA जब हम यूज़ करेंगे तो हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो कभी हमको अपनी तरफ से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी है, मान लो कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि JPA जो है वो खाली तुम्हें कुछ ही फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को मान लो डिलीट करने के लिए, ठीक है, डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ ID के थ्रू गेट करने के लिए, ठीक है, और डेटा को अपडेट करने के लिए, ऐसे और भी कुछ मेथड्स होते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज तुमको डेटा को गेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल, तो तुम कैसे गेट करोगे? ऐसा तो JPA ने कोई मेथड प्रोवाइड नहीं कर रखा है। तो उस केस में तुम अपनी खुद की यहाँ पर JPQL क्वेरी जो है लिख सकते हो, ठीक है। JPQL क्वेरी तुम उस केस में जो है लिख सकते हो अपनी। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे नेटिव SQL क्वेरी, मतलब JPQL का यूज़ करके तुम नेटिव SQL क्वेरी लिख सकते हो। किस तरीके से? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू दिस, इस तरीके से लिख सकते हो क्वेरी, ठीक है। एक तो चीज़ तुम्हारी ये हो गई। अब एक यहाँ पर चीज़ एक और आती है, शायद हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, हाँ ठीक है। तो वैसे हम इस वीडियो में उसको देख सकते हैं, व्हाट आर JPA रिपोजिटरीज़। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ये गलती से इस वीडियो के लिए हमने लिख ली थी, तो यहाँ पर सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है JPA रिपोजिटरी क्या होती है। तो देखो, अगर इसको हम अभी ओपन करेंगे तो यहाँ पर JPA रिपोजिटरी ऑलरेडी खुली हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, JPA कई सारे मेथड प्रोवाइड कराता है, वो तो तुमको पता ही है, जैसे कि डेटा सेव करने के लिए सेव मेथड, डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ID किसी रिकॉर्ड को निकालना हो तो उसको लिए ये, और अगर सारा डेटा निकालना हो तो उसके लिए लोड क्या कहते हैं, फेच ऑल होता है शायद, या लोड ऑल कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि ये यूज़र क्लास है, ठीक है। अब इस यूज़र क्लास में तुमको देखो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग डेटा JPA कौन कौन से मेथड प्रोवाइड्स कराता है, जैसे कि तुम्हारे पास फाइंड मेथड हो गया, ठीक है, फाइंड बाय ID, ठीक है। फाइंड बाय ID एक मेथड होता है जो कि स्प्रिंग डेटा JPA बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराता है। तुम्हें क्या करना है, फाइंड बाय मेथड का यूज़ करना है, और उसके अंदर चाहो तो तुम अपना ऑब्जेक्ट दे सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, फाइंड बाय ID जो मेथड है इसके अंदर तुम ID भी दे सकते हो, ठीक है। तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसी तरीके से लेट सपोज जैसे रिमूव है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिमूव मेथड के अंदर तुम अपना ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर तुम रिमूव मेथड के अंदर अपनी ID भी दे सकते हो, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा क्या है, सेव करने के लिए एक मेथड होता है, उसके अंदर क्या करना होता है, तुमको सिंपली अपना ऑब्जेक्ट पास करना है और तुम्हारा डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है।
इसी सेम तरीके से यहाँ पर अपडेट करने के लिए भी सेव ही मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या होगा कि कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स हो गए जो स्प्रिंग डेटा जेपीए देता है। लेकिन अब तुमको मान लो ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल कोई अगर डेटा गेट करना हो तो फाइंड बाय ईमेल करके तो कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग अपनी जेपीए रिपोजिटरी के अंदर एक अपनी तरफ से मेथड बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा गया है, एंड कीवर्ड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो अगर इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे इस रिपोजिटरी के अंदर, जैसे कि हमारी जेपीए रिपोजिटरी ये मेथड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जेपीए रिपोजिटरी को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी सब आगे देखेंगे कैसे करेंगे, तो अगर अपनी तरफ से हम लोग ये मेथड लिख देते हैं फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, तो हमको इस मेथड का यूज़ करके हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज अगर हमको फाइंड बाय ईमेल रिकॉर्ड निकालना है तो हमको क्या करना है, सिंपली देखो तुम हर जगह देख सकते हो फाइंड बाय यूज़ हो रहा है, फाइंड बाय, ठीक है। तो तुमको अपनी तरफ से एक मेथड लिखना पड़ेगा जेपीए रिपोजिटरी के अंदर फाइंड बाय, और तुम किसके बेसिस पे फाइंड करना चाह रहे हो, ईमेल। तो ये ईमेल का बस तुमको ऐसे ई कैपिटल कर देना है, ठीक है। और ये तुम्हारा जेपीए रिपोजिटरी के अंदर का ये मेथड तैयार हो गया, ठीक है। अब तुमको बस इस मेथड को यूज़ करना है और तुमको अपनी जो है ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर तुमने लिख दिया स्ट्रिंग ईमेल, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल तुमको रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। अब लेट सपोज तुमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेसिस पर निकालना है, तो तुमको क्या लिखना है, फाइंड बाय, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर तुम लिख दोगे कैमल केसेस में फर्स्ट नेम, जैसे को यहाँ पर भी वैसे ही लिख के बताया है, फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ठीक है। तो एक हो जाता है फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, मतलब दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए। अगर लास्ट नेम निगम है और फर्स्ट नेम शुभम है तो ही मैच करेगा, तभी ये रिकॉर्ड ला के देगा तुमको। और अगर मान लो फाइंड बाय लास्ट नेम और फर्स्ट नेम करके तुमने मेथड डिक्लेयर किया है तो कुछ भी मैच कर जाता है अगर, तो वो तुम्हें रिकॉर्ड ला के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया फाइंड बाय फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिख दिया एंड यहाँ पर लिख दिया लास्ट नेम, लेट सपोज लास्ट नेम, ठीक है। तो अब जब तुम इस मेथड का यूज़ करोगे तो तुमको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस मेथड के अंदर प्रोवाइड कराना होगा, उसके बेसिस पर तुमको रिकॉर्ड ला के दे देगा। तो आई होप तुमको समझ में ये आया होगा कि स्प्रिंग डेटा जेपीए जो होता है फ्रेमवर्क, जो ये तुम्हारी स्पेसिफिकेशन है स्प्रिंग डेटा जेपीए, ये तुम्हें कुछ मेथड्स प्रोवाइड कराती है, जैसे कि फाइंड बाय आईडी हो गया, ठीक है, आईडी के बेसिस पे फाइंड करना, रिमूव करना आईडी के बेसिस पे, सेव करना, और भी 2-3-4 मेथड्स हो जाते हैं जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अगर तुमको कुछ स्पेसिफिक वे में तुमको डेटा मंगाना है, जैसे कि तुमको फाइंड बाय लेट सपोज पिन कोड के बेसिस पे डेटा मंगाना है, डेटा फेच करना है, फाइंड बाय पिन कोड, जिसका ये पिन कोड उसका डेटा फेच कर दो। तो अब ऐसा तो कोई मेथड स्प्रिंग बूट में मतलब स्प्रिंग डेटा जेपीए में हमको मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जेपीए रिपोजिटरी के अंदर जाके फाइंड बाय पिन कोड करके एक मेथड लिख देंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग पिन करके पास कर देंगे। और जब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड पे जो हमको डेटा ला के दे देगा, ठीक है। अब बात आती है कि जेपीए और हाइबरनेट में फ़र्क क्या है। तो भाई देखो फ़र्क है, जेपीए क्या है हमने ऑलरेडी बताया। जेपीए क्या है, जेपीए है तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन, जेपीए तुम्हारी स्पेसिफिकेशन, जेपीए है तुम्हारी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और हाइबरनेट है तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट लाइक क्लास एंड इंटरफेस। तो जेपीए को समझो इंटरफेस और हाइबरनेट को समझो क्लास, ठीक है। तो ये हो गया इट इज़। और इसके बाद क्या, इन जेपीए नो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आर प्रोवाइडेड। ऑब्वियस सी बात है, ये खाली स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुमको मिलेंगे। इसके इम्प्लीमेंटेशन कहाँ मिलेगी, हाइबरनेट के अंदर। जेपीए के अंदर तुम क्या यूज़ कर सकते हो, JPQL यूज़ कर सकते हो, इट यूजेस JPQL। हाइबरनेट के अंदर तुम HQL यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा कौन से पैकेज के अंदर पड़ा होता है, javax.persistence पैकेज के अंदर। ये तुम्हारा होता है org.hibernate के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे मतलब जेपीए और हाइबरनेट के बीच में। तो अभी तक जैसे तुम लोगों ने देखा यहाँ पर स्प्रिंग कोर के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने देखो जैसे कि लेट सपोज अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पर एक काम करते हैं,
यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है स्प्रिंग सोशल हटा देते हैं, इधर डेटा जेपीए डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग वही देख रहे हैं, डेटा जेपीए हो गया, ठीक है। तो अब डेटा जेपीए जो ये है, तो हम लोगों ने अभी इसका यूज़ करना जो है अभी देख लिया। तो हम लोगों ने कितने सारे मॉड्यूल्स जो है अभी तक देख लो कवर कर लिए हैं। स्प्रिंग हम लोगों ने कोर समझी, स्प्रिंग जेडीबीसी समझी, ओआरएम समझा, डेटा जेपीए समझा, ठीक है, इतने सारे हम लोग ने चीज़ें देख ली। और अभी हम लोग स्प्रिंग बूट जो है वो देख ही रहे हैं अभी तक ऑलरेडी, ठीक है, तो अभी वो चल ही रही है हमारी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी स्प्रिंग बूट में, कि हम लोगों ने बेसिकली ये समझा आज कि स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या होता है। एक नया हम लोगों ने जो है इसका जो है मॉड्यूल समझा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है, कि स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या होता है। आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे किस तरीके से जेपीए को कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन सी डिपेंडेंसी लगती है, किस तरीके से अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।